दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं हिंदी की चर्चित कहानीकार और उपन्यासकार अलका सरावगी जी। अलका सरावगी जी का स्वागत करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं इनके बारे में थोड़ा सा कि इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और उन्होंने वहीं से कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई अपनी की और पीएचडी की रघुवीर सहाय के ऊपर। इनकी पहली कहानी आपकी हंसी छपी 1991 में वर्तमान साहित्य के महाविश्वांक में। इनके अब तक 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कहानी की तलाश में 1996 में और दूसरी कहानी 2000 में। इनके अब तक 7 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। पहले उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास जो कि 1998 में छपा था पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में मिला। इस उपन्यास का कई भारतीय भाषाओं के अलावा इटालियन, जर्मन, स्पेनिश भाषा में अनुवाद हुआ। दूसरा उपन्यास शेष कादंबरी 2001 में छपा, जिस पर इनको के बिरला फाउंडेशन का बिहारी सम्मान दिया गया। यह उपन्यास भी बांग्ला और अंग्रेजी के अलावा इटालियन में अनुदित हुआ है। तीसरा उपन्यास कोई बात नहीं 2004 में प्रकाशित हुआ। चौथा एक ब्रेक के बाद 2008 में, जिसका इटालियन में अनुवाद हुआ। पांचवा जानकीदास तेजपाल मेंशन 2015 में, जिस पर इनको अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा पुरस्कार मिला। छठा उपन्यास एक सच्ची झूठी गाथा 2018 में और अभी 2020 में इनका नया उपन्यास आया है, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। अलका जी वेनिस विश्वविद्यालय में एक कोर्स में अध्यापन कर रही हैं। भारत एवं विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में कलिकथा वाया बाईपास कोर्स में शामिल हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, मॉरिशस में अनेक बार पुस्तक मेलों और साहित्यिक सेमिनारों में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। अलका जी को इटली की सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली कैवेलियर का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इतनी जानकारी तो मेरे पास थी अलका जी के बारे में, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है, आप लोगों को जानकारी दे दी है। बाकी तो हम इनसे अभी आगे बातचीत। पहले ये बताइए कि आपने आपका जो पहली कहानी है 91 में छपी, उपन्यास आपका जो आया वो पहला उपन्यास 1998 में, जी, यानी कि आपका लेखन की शुरुआत में अगर माना जाए तो 1991 मतलब सामने आ गया, मतलब जो वर्तमान साहित्य का जो महाविश्वांक था उसमें आपकी कहानी। हिंदी विषय से आपने पीएचडी किया हुआ है और रघुवीर सहाय के ऊपर, तो रघुवीर सहाय जी के बारे में थोड़ा सा बात मैं करूंगा अभी बाद में, लेकिन ये पहले बताइए कि कहानियों की तरफ आपका रुझान कैसे हो गया? देखिए, पहले तो मैं अखबारों में जैसे नवभारत टाइम्स में 8वां कॉलम भी मैं लिख रही थी और पत्रकारिता में ही मेरी ज़्यादा रुचि थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कहानियाँ लिख सकती हूँ। लेखन में तो रुचि ज़रूर थी बचपन से ही, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि कभी कोई कहानी मैं लिख सकती हूँ। लेकिन कुछ ऐसा संयोग हुआ कि कुछ छोटे-छोटे फीचर्स आर्टिकल्स लिखते हुए एक शहर के कलकत्ता शहर के बाहर में एक नज़दीक में किसी परिचित के घर में हम गए और वहाँ पर एक ऐसा शख्स मिला जो लगातार हंसता ही रहता था और ढीले-ढाले कपड़े पहने सबकी सेवा में आतुर रहता था। तो और ये समझ में नहीं आता था क्योंकि हमारा समाज एक काफ़ी हायरार्किकल समाज है, सब पता रहता है कि कौन मालिक है, कौन नौकर है। लेकिन उस व्यक्ति का कुछ पता नहीं चलता था क्योंकि वो घर का एक सदस्य जैसे भी घर के मालिक के साथ ही सोता था हॉल में, क्योंकि काफ़ी मेहमान आए थे तो हम सब कमरों में थे और मालिक जो थे घर के वो कमरे बाहर हॉल में सोते थे और बाकी समय देखते थे कि वो बाल्टियों में पानी भर के ला रहा है या किसी का कुछ तरह तरह के और जॉब्स कर रहा है, आलू छीलना किचन में। तो उसको बाद में जब हम लौट रहे थे तब मैंने देखा कि वो रो रहा था। तो एक बड़ा आश्चर्य सा हुआ, तो वो मुझे काफ़ी दिन तक हॉन्ट करता रहा और उसके ऊपर मैंने ये कहानी लिखी आपकी हंसी, जो कि रघुवीर सहाय की कविता का ही नाम है आपकी हंसी। तो क्योंकि वो हंसता रहता था आदमी और उसके बारे में जब मैंने पता लगाने की कोशिश की तो सब ने उस बात को बहुत एक मजाक की तरह लिया
कि अरे उस पागल के बारे में क्या बात कर रहे हैं। पागल तो मुझे कहीं से नहीं लगा था। तो ये जो एक मार्जिनलाइज्ड आदमी है, जो अपने घर के अंदर रहते हुए भी एक तरह से मार्जिनलाइज्ड होता है, वो कौन है, उसकी कोई आइडेंटिटी किसी भी तरह से स्थापित नहीं होती है, और उसका जो रोना था वो अपने आप में कितना कुछ कहता था। तो वो मुझे काफ़ी हॉन्ट करता रहा और मैंने आकर ये कहानी लिखी, आपकी हंसी। और हमारे जो गुरु थे अशोक सेक्सरिया, जो कि 60वें दशक के एक नामी कहानीकार बने। नामी यानी कि वो कई दूसरे नामों से लिखते थे, किंतु उनकी एक शख्सियत ऐसी थी कि उनको सब कोई पहचानते थे कहानीकार के तौर पे। तो मैंने उनको ये कहानी दी और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी कहानी है, और उन्होंने सलाह दी कि ये वर्तमान साहित्य का महाविशेषांक रविंद्र कालिया के संपादन में निकल रहा है, आप वहाँ भेज दीजिए। तो इस तरह समझिए कि वो कहानी वहाँ छपी। उस कहानी पर उसका बार बार जिक्र हुआ और कई लोगों ने मुझे बहुत सारे पत्र लिखे। तो उसके उत्साह में फिर अचानक मुझे पता चला कि मैं और भी कहानियाँ लिख सकती अच्छा अच्छा। हूँ। तो मतलब ये अगर कहूँ कि वो पहली कहानी जो आपकी थी वो एक जीते जागते व्यक्ति की मतलब सच्ची कहानी पर आधारित है, अगर मान जी हाँ, कह सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। देखिए, कहानियां तो आपने लिखी हैं, जिसे आपकी कहानियों के 2 संग्रह आ चुके हैं, लेकिन उपन्यास आपने लिखे जो हैं वो 7 उपन्यास आपके हैं। जी। तो और एज ए लेखक मैं महसूस कर सकता हूँ कि उपन्यास लिखना एक कठिन काम है, मतलब एक श्रम साध काम है, और दूसरा ये है कि समय बहुत लगता है इसमें। तो जी, आप जिससे मैं जानना चाहता हूँ, आप ये उपन्यास इतनी जल्दी कैसे कैसे लिख लेती हैं आप? जी, दरअसल ऐसा हुआ कि मैंने कलिकथा वाया बाईपास, जो मेरा पहला उपन्यास है, मैंने एक कहानी के तौर पर ही शुरू किया था। और सच पूछिए तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई योजना भी नहीं थी कि मैं कोई उपन्यास लिख सकती हूँ या लिख पाऊँगी, क्योंकि जैसा जीवन था और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बच्चे छोटे थे वगैरह वगैरह, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल था ये सोच पाना भी कि कोई उपन्यास मैं लिख सकती हूँ। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक पैराग्राफ लिखने के बाद ही अचानक जैसे एक समय खड़ा हो गया, एक अनएक्सप्लोर्ड समय, जिसको जानना बहुत ज़रूरी था कि ये जो व्यक्ति जो अपना बाईपास ऑपरेशन करवा के आके अपनी पत्नी से कहता है घर लौटने के बाद कि बीच वाला कमरा कहाँ है। जब पत्नी पूछती है कि क्या आप बीच वाले कमरे में चाय लेंगे, तो वो कहता है कि बीच वाला कमरा कहाँ है, 2 ही तो कमरे हैं। यानी वो अपनी स्मृति में पीछे लौट जाता है। और मेरे सामने अब वो कमरा था और वो समय था, और मुझे लगा कि मतलब कि मुझे तो और जानना पड़ेगा। तो इस तरह बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हुए और बहुत सारी ज़िंदगियों की मेमोइर्स वगैरह पढ़ते हुए, और बहुत सारे जो मारवाड़ियों का माइग्रेशन हुआ था कलकत्ते में, माने पहले विश्व युद्ध के भी पहले से, तो ये सारी कथाएँ एक साथ इतनी सारी होती गईं कि वो अपने आप एक उपन्यास का रूप ही एक उपन्यास ही था जो इन सारी कहानियों को एक्युमुलेट कर सकता था। तो इस तरह समझिए कि एक अपने आप ही वो एक उपन्यास का रूप लेता चला गया। और ये फिर 98 में मैंने काफ़ी जल्दी में ही लिखा उसको, करीब 1 साल के अंदर ही वो उपन्यास लिखा गया और 98 में वो पब्लिश्ड हुआ। उस पर श्रीकांत वर्मा एक युवा लेखक पुरस्कार मुझे मिला 98 में ही, और फिर 2001 का साहित्य अकादमी। मैं यही मतलब पूछने वाला था, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी थी उसमें ये था कि श्रीकांत वर्मा पुरस्कार भी आपको इस उपन्यास पर मिल चुका है, जी। और इस उपन्यास ने ही आपको एक हिंदी साहित्य का मतलब अगर कहूँ तो स्टार उपन्यासकार बना दिया आपको। जी, मैं समझती हूँ कि एक पहचान तो ज़रूर मिली मुझे एक लेखक के तौर पर इस उपन्यास से। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि लेखक की जो यात्रा होती है, वो जीवन के और जो अनछुए पक्ष हैं, जो छूटे हुए पक्ष हैं, उन सब की ओर अपने आप मुड़ती है, और दूसरी कथाएँ उसके लिए और उसके ज़हन में आती रहती हैं, और इस तरह और जो दूसरे उपन्यास लिखे जाते रहे हैं। तो जैसे अब यदि आप कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए की बात करें, जो मेरा 7वां उपन्यास है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये उपन्यास भी बिल्कुल शुरू से मेरे दिमाग में कहीं न कहीं रहा है। इसमें भी कहीं न कहीं आपकी हँसी वाला वो मार्जिनलाइज़्ड पात्र भी है, मतलब
वो कुलभूषण नहीं है जो आपकी हंसी का पात्र था, लेकिन वो उसी तरह का एक मार्जिनलाइज्ड पात्र है। तो मेरे ख्याल से हम जैसे दुनिया को हम परसीव करते हैं अपनी चेतना से, यानी कि एक ऐसे समाज में रहते हुए जो बहुत तरह से बटा हुआ समाज है, क्लासेस क्लास में बटा हुआ, कास्ट में बटा हुआ, भाषा के, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, यानी कितनी सारी चीज़ों के नाम पर जो बटा हुआ समाज है। तो उसकी जो तमाम जो हायरार्कीज़ हैं, उसमें आप लोगों को जीते हुए और उनकी उनकी अपनी जो चेतना को जो चीज़ें प्रभावित करती जाती हैं, और जो अकेला एक तरह से बिल्कुल अकेला एक कोने में ठेल दिया जाता है, या जो बिल्कुल एक किसी सभा में बिल्कुल पीछे एक बैठा दिया जाता है, जिसको हम बोदा, मूर्ख या गंवार या इस तरह का कहकर कभी उसकी तरफ हम नहीं देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक वो आदमी मेरे ज़ेहन में हमेशा एक हर उपन्यास में एक नए पात्र के रूप में, एक नई शख्सियत के रूप में, एक नए नाम के साथ में वो पात्र मेरे हर उपन्यास में चला आता है। और इस तरह उसके इस नए पात्र के जीवन की जो बहुत सारी घटनाएँ हैं, उसके पीछे जो तमाम ऐतिहासिक सच हैं, जो सामाजिक सच हैं, जो बहुत सारी जो दुनिया के जो छोटे-छोटे जो पहलू हैं, जो एक आदमी के जीवन को बनाते और बिगाड़ते और गढ़ते और तोड़ते हैं, वो सारे उन 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 उपन्यासों में बनते चले जाते हैं। जैसे अभी भी बात कर रहे थे ये कली कथा वाला, जिसमें तो एक्चुअली आपने पुराने इतिहास को भी समेटा हुआ है। जी। और जैसे थोड़ा बताइए कि जैसे इसमें जो आदमी के अंदर जैसे वो बीच वाले कमरे की बात करता है, और वो फिर जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने इस उपन्यास को बहुत पहले पढ़ा था, तो किशोर बाबू। वो हाँ, किशोर बाबू जो है वो पहले मतलब एक संभ्रांत मतलब और बड़े धनाढ्य व्यक्ति हुआ करते थे, और बाद में फिर वो फिर इधर-उधर भटकने लगे। तो क्या ये मतलब बाईपास की वजह से मतलब आपको लगा कि उनके अंदर चेंजेज आए हैं, या ये समय की वजह से उनके अंदर ये चेंजेज आए? देखिए, बाईपास तो एक तरह का एक मेटाफर है, जो कि मतलब जो हार्ट बाईपास उनका होता है किशोर बाबू का, उसके बाद में वो जिस दुनिया को 50 साल पीछे छोड़ आए थे, यानी कि ये उपन्यास शुरू होता है 97 में, जब आज़ादी की हम 85वीं वर्षगांठ मना रहे थे। और वो चला जाता है बहुत पीछे आज़ादी के पहले के समय में, यानी 50 साल पीछे की दूरी तय करके वो पीछे चला जाता है। जबकि एक तरह का एक बहुत आदर्श था समाज में, क्योंकि एक तरह का एक राजनीतिक चेतना थी, आज़ादी की लड़ाई के बहुत सारे तमाम आदर्श थे, और उसके साथ-साथ बहुत सारे सामाजिक आदर्श थे, बहुत सारे जीवन के छोटे-छोटे पहलुओं में एक बहुत एक चेतना थी, एक तरह की जागृति थी कि हमको सब कुछ बदलना है। तो ये जो शख्स था किशोर बाबू या किशोर उस बचपन का, वो एक लंबी 50 सालों की यात्रा करके जब बाईपास के बाद में वापस अपनी उस दुनिया में पहुंच जाता है और उसको याद करना चाहता है या अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहता है, तो आप देखिए कि वो किस तरह से एक तरह से वो फिर किनारे कर दिया जाता है, लोग उसको पागल समझने लगते हैं, उसका साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट करवाया जाता है। वो कहता है कि मैं मारुति गाड़ी में नहीं बैठूंगा क्योंकि इसमें पैसा विदेशों में जा रहा है, यानी कि जो आज़ादी के आदर्श थे वो किस तरह से गुम हो गए उन 50 सालों की यात्रा में, जिसमें किशोर बाबू नॉर्थ कैलकाटा से साउथ कैलकाटा में अपना एक मकान बनाते हैं और उस मकान को एक आधुनिक शक्ल देने के लिए तमाम तरह की चीज़ें उसमें करते रहते हैं ओवर द इयर्स। तो मतलब कि ये जो एक पात्र था, तो ये इतने सारे समयों में जो जीता है, यानी कि 50 साल के पहले के समय, उस उन 50 सालों में और 50 साल के बाद, यानी हार्ट बाईपास के बाद। तो ये एक तरह का एक जैसे एक ऐसा रूपक मेरे दिमाग में बनता चला गया कि मतलब कि हमने और जिन लोगों से मैंने बातचीत की, जो बहुत सारी ओरल हिस्ट्रीज़ आप कह सकते हैं जो मेरे पास आई लोगों से मिलते-जुलते, तो मुझे लगा कि बहुत सारा एक जो हमारा जो एक इतिहास है, जो इतना नज़दीक का इतिहास है कि जिसको हम बिल्कुल ज़रा-सा मुड़ें तो छू सकते हैं, लेकिन उस इतिहास की हम कोई भी बात ही नहीं करते हैं। यानी हम दूर-दराज रोमन सभ्यता की और इजिप्शियन सभ्यता की बातें करते हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाता है हमें। लेकिन जो 1943 का बंगाल का अकाल था, जिसमें करीब 35 लाख लोग मर गए थे, और 1946 का जो दंगा था द ग्रेट कैलकाटा किलिंग के नाम से,
तो ये सारी बातें मेरे माता-पिता तक मुझे बताने लगे कि ऐसा हुआ था, हमने ऐसा देखा या इस तरह के दंगा हुआ था, ऐसे किसी हमारी बहन के बच्चा होने वाला था, किस तरह हिंदुस्तान-पाकिस्तान की बैरिकेडिंग हो गई थी कलकत्ते के इस इलाके में जिसमें हम रहते थे। तो ये तमाम कहानियाँ, तमाम बातें, तो मुझे ये लगा कि ये सारा इतिहास मतलब एज़ अ स्टूडेंट या एज़ मतलब कि एक समाज के एक व्यक्ति के रूप में हमारे पास क्यों नहीं आया था? तो इस खोज में, इस एक तरह से एक अपनी ही समाज की, अपने ही परिवार की, अपने ही देश के इतिहास की खोज में जब मैं मुड़ी, तो ये इतिहास और अपने शहर का इतिहास, तो ये सारे इतने सारे तमाम इतिहास के पहलू थे कि कलकत्ते शहर का इतिहास, फिर आपकी आज़ादी के आंदोलन का इतिहास, मारवाड़ी माइग्रेशन का इतिहास कि किस तरह दूर से प्रवासी चिड़ियों की तरह, माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह इतने सारे लोग कलकत्ते में आए, किस तरह का जीवन उन्होंने जिया। तो ये सारी बातें मतलब मेरे लिए बहुत ही एक जीवंत समय की तरह, जिसमें मैं नहीं थी, पर वो मेरे लिए लोगों के बताए हुए से या लोगों की बताई हुई किताबों को पढ़ने से, तमाम जो रिकॉर्डिंग्स हैं, तमाम जो मेमोइर्स हैं, उनको पढ़ने से मेरे लिए बहुत वो मतलब एक समय एक बनता चला गया। उसके इतने सारे आयाम थे, क्योंकि वो जो एक आदर्श जिसको हम छोड़ आए थे और जिसकी कोई खुरचन भी हम अपने जीवित इतिहास समय में हम कहीं देख नहीं पा रहे थे। और इसमें ये जो आदमी जो इस तरह से मार्जिनलाइज़्ड हो जाता है जब वो पुराने समय की बात करता है, तो आप देखिए कि मतलब कि उसके एक जो मल्टी लेयर्ड, जो मल्टी डायमेंशनल जो कथा बनती है, जो मतलब बहुत सारी बातों को क्योंकि ये सब बातें आपस में गुथी हुई हैं। आप इसको इस तरह से कैटेगराइज़ करके कि ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वगैरह-वगैरह या वैयक्तिक या परिवार का या मारवाड़ी कम्युनिटी का इतिहास, इस तरह से आप उसको अलग-अलग उसको आप टुकड़ों में विभाजित करके आप नहीं देख सकते। वो सारा सब कुछ, ये सारी कहानियाँ गूँथ करके एक समय की और एक देश की, एक व्यक्ति की कहानी कहती है। तो इस तरह ये बनता चला गया और मेरा ख़्याल है कि इसी तरह जो मेरे बाकी उपन्यास हैं, वो भी एक अपने समय के किसी एक टुकड़े की, किसी व्यक्ति और समाज या किसी पात्र के मार्फ़त एक समय की कथा कहने की हमेशा एक कोशिश करते हैं। जैसे आपका दूसरा जो मतलब जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, जानकी दास तेजपाल मेंशन जो ये उपन्यास है, जी। इसमें भी जो मुख्य नायक है इसका, जो वो मुख्य पात्र जो है वो कलकत्ता शहर, जो उसका अपना शहर हुआ करता था, उसमें वो अपने को फिट नहीं समझता है। हाँ, तो ये जो एलिनेशन का जो मतलब मुद्दा है, ये आपके दोनों उपन्यासों में एक तरह से है। जी, मेरे ख्याल से एलियनेशन एक बहुत पिटा हुआ मुहावरा है, जिसको मतलब हम मतलब मेरे ख्याल चालू से चालू अगर मतलब एक प्रचलित पर मैंने शब्द इस्तेमाल किया। नहीं, आप उस तरह से शायद नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जानकी दास तेजपाल मेंशन की जो कथा है, वो ये है कि कलकत्ता में जब 70 के दशक में मेट्रो रेल की खुदाई हुई, तो वो तमाम मारवाड़ियों के बनाए हुए बड़े-बड़े मकान, जिनमें 80-80 परिवार, 2-2 चौक के मकान, जिनमें 80 परिवार एक साथ रहते थे, तो वो हर गुजरती हुई बस के साथ में हिलने लग गए और वो मकान आगे की तरफ में झुक गए। जानकी दास तेजपाल मेंशन वैसा ही एक मकान है। और इसमें जो हमारा मुख्य पात्र है, वो अमेरिका में 60s में जाता है, जिसमें वियतनाम युद्ध की कथा चलती है और कलकत्ते में नक्सल आंदोलन चल रहा है। तो वो उस समय वहाँ जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, और जब वापस लौट करके शहर में अपने परिवार के दबाव के कारण आ जाता है और उस मकान में रहता है, और जब वो मकान जब झुक जाता है, तो वो उसको उसमें रहने और उसको बचाने की जो उसकी एक जद्दोजहद है, उसमें ये जो सारा एक जो पूंजी का तंत्र है, जो एक शहर में इस तरह का शहर का इतिहास नष्ट करने पर तुला रहता है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कॉरपोरेशन है, जो पूंजी जो माने प्रमोटर्स हैं, जो आपके पुलिस है, माने ये सारा इसमें तंत्र जो इसमें है इसमें ये, शायद मेरे ख्याल से अंडरवर्ल्ड वगैरह का भी शायद जिक्र था। जी हाँ, तो जो अंडरवर्ल्ड है बिल्कुल, तो ये सारा सब कुछ मिल कर के उस मकान को ढाने में सबकी मतलब एक बंदरबांट इसमें है। तो वो सारा तंत्र कैसे इसको गिराने में लगा हुआ है, और ये जो हमारा कंप्यूटर इंजीनियर है जो अमेरिका से पढ़ कर आया, और किस तरह वो उसको बचाने की जब कोशिश में लग जाता है, तो किस तरह की ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, जो
तो उसको मतलब मेरा ख्याल है कि उसको एलियनेशन तो नहीं कह सकते हैं, यानी कि मतलब कि जो एक बदलता हुआ समय में जो एक आदमी जो एक अलग तरह के समाज को जी करके आया और एक अलग तरह की चेतना जिसको समझ में आई अमेरिका में, तो वो जब आकर के इसको देखता है और किस तरह, लेकिन वो ये जो संसार है, ये जो नेक्सस है, जो तमाम ये सारे लोगों का मिल करके ये किस तरह उसको कोऑप्ट कर लेता है। तो यानी कि लास्ट में जो उपन्यास में जब वो बेदखल हो रहा है, जानकी दास तेजपाल मेंशन जब ढाया जाएगा और वो बेदखल हो रहा है, तो उसी समय वो भी किसी प्रमोटर के साथ में मिलकर किसी बुढ़िया को उसके हेरिटेज मकान में जिसको वो दखल करके बैठी है 90 साल की बुढ़िया, उसको किस तरह बेदखल साथ-साथ कर रहा है, यहाँ पर कथा समाप्त होती है। तो मेरा ख्याल है कि मतलब कि एक हमारे समय की कथा और एक हमारे शहर की कथा। देखिए, वो जी। चंद्रकला त्रिपाठी जी ने कुछ लिखा है आपके लिए। जानकी दास तेजपाल मेंशन बहुत जबरदस्त रूपक है। जी, जी हाँ, तो मैं भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनको, क्योंकि दरअसल जब जो हम एलिनेशन जैसे शब्दों से जब हम व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं, तो जो वो एक जो रूपक बनता है, यानी कि जो ये मॉडर्नाइज़ेशन भी जो हुआ, तो वो किस तरह नींव को खोखला करते हुए जाता है, मत यानी कि एक समाज की जो पुराना जो हमारा इतिहास या संस्कार या संस्कृति बोध है, या एक हमारी जो अपनी एक अस्मिता है, इयत्ता है, उन सब के नीचे में वो किस तरह से सेंध लगा करके उसको खोखला कर देता है और सारा जो ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है, वो किस तरह माने डामाडोल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है चंद्रकला जी उस रूपक की ओर इशारा कर रही हैं, और बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये एक लेखक को जब कोई रचना लिखता है और तो उसके लिखने के पीछे एक मकसद होता है और उसके सामने एक पाठक वर्ग भी होता है। मतलब वो उसके मन में कहीं न कहीं ये बात ज़रूर होती है कि ये कहानी या ये उपन्यास या ये कथा इन लोगों के सामने तक पहुँचनी चाहिए। एक लेखक के तौर पर आप जब कोई कथा लिखती हैं, अब आजकल तो आप कहानियाँ कम ही लिख रही हैं, उपन्यास ही लिख रही हैं आजकल। जी। तो आपके सामने किस तरह का पाठक वर्ग होता है? नहीं, मतलब एकदम बिल्कुल हमारे आस-पास के लोग होते हैं सबसे पहले, जो हमारा परिवार होता है, वो हमारा पाठक है, तो इसलिए सबसे पहले तो वो लोग होते हैं। फिर कई जो मित्र मंडली या जो माने जो एकेडमिक वर्ल्ड के जो दोस्त हैं, या मतलब कि इस तरह से एक आम जनता ही होती है, जो मेरे दिमाग में एक हमेशा पात्र की तरह मौजूद रहती है, जो उस कहानी को पढ़ सकती है और उसमें से कुछ न कुछ उसमें से ले सकती है। क्योंकि देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि कलिकता वाया बाईपास पर कुमार शाहनी ने मुझे बुलाया कि वो एक फ़िल्म बनाना चाहते थे। अब वो बहुत बड़े फ़िल्मकार हैं और बहुत नामी कहा फ़िल्म कि पाठक हमेशा आप समझ लीजिए कि जैसे अब चंद्रकला त्रिपाठी हैं, तो आप एक दिमाग में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो जो एप्रिशिएट कर सकते हैं, यानी कि जिनकी एक समझ उस तरह की विकसित है। लेकिन मैं साथ में ये भी मैं बता रही थी कि कुमार शाहनी ने मुझे ये कहा अच्छा, कि मतलब मैंने पिक्चर फ़िल्म मुझे ये बनाना। लगा कि मतलब कि उनका उनका जो इडियम है, वो हर किसी के समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो लेकिन जो फ़िल्म का मीडियम है, तो ये तो मासेस के लिए नहीं है। लेकिन तो मुझे ये लगा कि मैंने उनको कहा कि लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कलिकथा वाया बाईपास अगर कोई ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी व्यक्ति जिसने 2 किताबें भी और कोई उपन्यास न पढ़ रखे हों, अगर वो भी पढ़ेगा, तो उसका कुछ उसके लिए उसमें कुछ ज़रूर उसको कुछ मिलेगा। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि कला कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो माने एक आम आदमी के लायक नहीं। कोई कहीं न कहीं तो हम उसी आदमी की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि मतलब कि वो उस तरह से भी ना हो कि वो किसी के सर पर से ही बिल्कुल गुज़र जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में एक बहुत ही साधारण लोग भी होते हैं जो पढ़ते हैं। तो और फ़ेसबुक के कारण ही देखिए बहुत सारे ऐसे पाठकों से मेरा परिचय होता रहता है, जिन्होंने किताब पढ़ी है या कुछ पढ़ना चाहते हैं। कई बार मुझसे लिंक भी माँगते हैं और मैं उनको भेज देती हूँ कि आप ऐसे ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम लोग जो पढ़ते हैं वो मेरे दिमाग में रहते हैं। जो हमारे आस-पास के लोग जो हमारे जैसा ही जीवन जी रहे हैं और हमारी कहानी में आने वाले पात्र उनको अपने जीवन में भी कहीं ज़रूर आस-पास मिल जाएँगे। एक बात बताइए कि जैसे उपन्यास अगर आप लिखने बैठती हैं, मतलब उपन्यास लिखने से पहले
रॉ मटेरियल यानी कि काफ़ी खोजबीन करती होंगी, काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा करती होंगी। जैसे आपने बताया कि वो डॉक्यूमेंटेड है या मेमोइर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने एकत्र की। ये मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल आता है और अक्सर मैं अपने लेखक मित्रों से पूछता भी रहता हूँ कि ये क्या एक ज़रूरी है कि रिसर्च करने के बाद ही लिखा जाए या अपने अंदर जो जज़्ब किया है वो उसके सहारे भी लिखा जा सकता है? देखिए, मेरे ख़्याल से ये बहुत अजीबो-गरीब प्रक्रिया मेरे साथ तो एटलीस्ट होती है, कि मैं जो लिखती हूँ उसमें बहुत सारे संयोग काम करते हैं। यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि वो कोई पात्र कहीं से कहीं कोई आपको लोग ऐसे मिलते रहते हैं जो कथा को एक तरह से जैसे गाइड करते हैं। और जिस तरह से जो मटीरियल एकत्र करने वाली बात है, तो मेरे ख़्याल से वो भी एक काफ़ी कुछ मतलब ऐसा कुछ बहुत कोई रिसर्च वर्क की तरह कोई बहुत प्लान्ड या इस तरह का कुछ नहीं होता है कि आप माने आप इस तरह की किताबें इकट्ठी कर रहे हैं या इस तरह की मतलब आप आर्काइव्स में खोज रहे हैं या आप इस तरह का कुछ रिसर्च कर रहे हैं लाइब्रेरीज में जा कर के या इंटरनेट पर आप खोज रहे हैं। ऐसा मतलब कोई ऐसा कुछ प्लान्ड योजना नहीं होती है। पर कई बार मतलब बहुत कुछ मतलब आपके जीवन में तमाम तरह-तरह के संयोग आते रहते हैं और वो कहीं न कहीं आपकी कथा को गाइड करते रहते हैं। अपनी बात को बताने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, तो इसमें बांग्लादेश के एक शहर है कुष्टिया जो कि बॉर्डर से करीब 70 मील दूर है इंडिया के बॉर्डर से। वहाँ पर ये मारवाड़ी परिवार रहता है कुलभूषण जैन का, जो लोग आज़ादी के 1 साल पहले ही 46 से वे लोग माइग्रेट करने लगते हैं बंगाल में आ जाते हैं कलकत्ता। लेकिन कुलभूषण वहीं छूट जाता है। वो जब 1964 में जब दंगे होते हैं, बड़े रूप में दंगा हुआ था, तो उस समय वो कुष्टिया से इंडिया आते हैं। अब आप देखिए कि मतलब मैंने बांग्लादेश की एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री और वहाँ का एक इतिहास, वो कुष्टिया शहर का ख़ास करके इतिहास समझने के लिए बहुत सारे लोगों से मैंने कोशिश की कि उनसे बातचीत की जाए। और लेकिन और ऐसा हुआ भी कि मैंने कुछ मैंने आपके इंटरनेट पे ही कुछ लोगों को ढाका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर कुछ लोगों को मैंने लिखा कि मतलब कि मैं कुष्टिया के बारे में या उस समय के दंगों के बारे में जानना चाहती हूँ, तो कौन-सी ऐसी किताबें हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए। तो उनमें से मुझे एक प्रोफ़ेसर अबुल बरकत मिले जो कि कुष्टिया के ही थे और उन्होंने मुझे अपने खुद के अनुभव बहुत सारे अपने पिता के बहुत सारी बातें मुझे बताईं और काफ़ी ऐसे लोगों से परिचय कराया जिनके मार्फ़त मुझे काफ़ी मतलब जो एक जागेश्वरी मिल जिसकी कहानी आती है, जिसकी मैंने पूरी संपत्ति अयूब खान की सरकार 1965 के भारत-पाक युद्ध के समय जब्त कर लेती है और वो जो मिल थी वो एशिया की सबसे बड़ी मिल थी। तो उनकी जो लड़की है वो मुझे हमारे घर के बिल्कुल करीब 1 किलोमीटर दूर के अंदर में मुझे मिल गई और मुझे उन्होंने इतनी सारी अपनी बातें बताई और इतनी सारी कहानियाँ बताई उन्होंने वहाँ के बारे में। तो मुझे लगता है कि मतलब कि कोई भी रचना जो एक दिशा लेती है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे संयोग होते हैं। श्योरली मतलब आप एक इनिशियली जो बातें आपके दिमाग में आती हैं, आप उससे संबंधित, उससे जुड़े हुए लोगों को खोजना और उनके बारे में उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह किन लोगों से आप मिल सकते हैं या कौन-सी किताबें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में वो रचना जो है वो अपने आप अपने रास्ते और अपने आप अपने ऐसे लोगों को खोज लेती है जो अंततः वो जैसी वो लिखी जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक यात्रा लेखक के लिए भी एक तरह की वैसी ही यात्रा होती है जैसे कि एक अनजान आदमी की एक अनजान पाठक की उसके साथ यात्रा होती है। लेखक की भी यात्रा लगभग उतनी ही एक मतलब एक बिल्कुल ऐसी जगह से शुरू होती है जहाँ मतलब वहाँ जहाँ वो ख़ास कुछ नहीं जानता है और ये भी नहीं जानता है कि कौन-सा रास्ता वो पकड़ने वाला है। ये बताइए कि एक ये मतलब एक लेखक से ये एक लेखक जानना चाहता है कि उपन्यास जैसे कहानी के तो अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि कितने ड्राफ्ट आप लिखते हैं तो कहानी के कम से कम 5-6 ड्राफ्ट होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब
कहानी नहीं छपती है दोबारा पढ़ने पर भी वो ड्राफ्ट बदल जाता है कई बार। उपन्यास के कितने ड्राफ्ट आप लिखती हैं? जी, मेरा तो हमेशा पहला ही और अंतिम ही ड्राफ्ट होता है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं मुझे कि मतलब मुझे इतना समय भी नहीं होता है शायद, और अगर दोबारा लिखना भी चाहूँ तो मुझे लगता है मैं ठीक वही वापस ही लिख दूँगी। तो मतलब मेरे साथ तो शायद पता नहीं बहुत सारी जो जीवन की जो बहुत सारी अपनी जो एक ज़िम्मेदारियाँ कहिए या जो भी एक समय की पाबंदी कहिए, या तो मतलब ऐसा होता नहीं है कि मतलब कोई दूसरा ड्राफ्ट लिख सकूँ। ऐसा हुआ है कि मतलब कि अब जैसे जानकी दास तेजपाल मेंशन है, तो इसका पहला अध्याय मैंने बहुत पहले लिख लिया था। लेकिन उसके बाद एक बहुत लंबा गैप था, और उसके बाद जब भी मैं लिखने बैठती तो वापस पहला अध्याय पढ़ करके फिर वहीं पे रुक जाती थी। तो ऐसा कम से कम मैंने उस पहले अध्याय को 40-50 बार पढ़ा होगा, लेकिन उपन्यास आगे नहीं चला। फिर एक दिन अचानक मुझे एक ऐसा मतलब इल्हाम सा हुआ कि ये कहानी उसने लिख करके रख दी है, और अब वो अभी जब वो अपना शहर छोड़कर बम्बई जा रहा है, कलकत्ता छोड़कर, तो वो अपने लिखे हुए को फिर पढ़ रहा है और आज के जीवन की बरक्स पढ़ रहा है। यानी कि ये कथा उसने पहले लिखी थी और अब वो अपने जीवन को पढ़ रहा है। तो ये मतलब कि एक ही कथा जो है वो 2 समय के साथ लेकर के चलने वाली कथा बन जाती है। तो जब ये फॉर्म मेरे दिमाग में आया तो उसके बाद फिर मैं आगे लिख सकी। तो इसलिए ऐसा होता है कि मतलब कि बहुत लंबा अंतराल हो जाए उसको आगे बढ़ने में। लेकिन ड्राफ्ट तो हमेशा एक ही ड्राफ्ट होता है, कभी दूसरा ड्राफ्ट नहीं। नहीं, जैसे मान लीजिए कि पुस्तक प्रकाशित होने से पहले तो प्रूफ के लिए भेजते हैं होंगे आपके पास, पहले प्रूफ चेक करने के लिए, या उनको ही दे देती हैं कि आप प्रूफ वो चेक कर लें? जी, उसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, मतलब कोई एक आध वाक्य, शब्द या कुछ आप ऐड कर दें, कोई बात या कुछ आपको दिखाई दे कि भई ये जो है तथ्यात्मक रूप से भी एक सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब मेरे उपन्यासों में बहुत सारे समय एक साथ चलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक छोटी-सी कहीं कोई भूल रह जाती है और उसको आप बाद में डिस्कवर करते हैं कि अब कुलभूषण की लड़की ने किस उम्र में आत्महत्या की थी। तो पहले मैंने लिखा था कि 28 साल की थी, फिर बाद में मैंने उसको 26 किया, फिर बाद में मैंने उसको 25 किया। तो मतलब कि वो एक मतलब जो एक संगति होती है, तो ये ऐसा होता है कि मतलब कि इस तरह की कुछ बातें आप बदलते हैं। लेकिन मूल रूप से मतलब मुझे ये नहीं लगा, कभी भी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ कि मैंने उसको छोड़ दिया हो और फिर दोबारा मतलब उसको फिर से मतलब मैंने लिखा हो। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा, अब एक थोड़ा-सा साहित्यिक गंभीर बात, अभी इसके अलावा एक और बात करें कि जनरली ये कहा जाता है कि समय समय जैसे वो कविता का समय होता है, कहानियों का समय होता है, उपन्यासों का समय होता है। आजकल आपको क्या लगता है किस चीज़ का समय चल रहा है? देखिए, मेरे ख़्याल से लेखक के लिए जो समय चल रहा है, वो उतना मतलब महत्वपूर्ण नहीं होता है। उससे ज़्यादा उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके लिए खुद को, अपने को जानना कि मैं किस विधा में मेरी अभिव्यक्ति जो मैं कहना चाहती हूँ, कौन-सी विधा समेट सकती है। तो जैसे मैं तो शुरू में कहानियाँ लिख रही थी, मैंने 35 कहानियाँ लिखी। बीच-बीच में कभी-कभी कविताएँ भी लिखती हूँ। इनफैक्ट इधर मैं फ़ेसबुक पर कुछ-कुछ कविताएँ कभी-कभी लगा भी थी। तो लेकिन मतलब मुझे ये मालूम है कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो सिर्फ़ एक उपन्यास ही समेट सकता है, और एक कहानी जो है उसकी एक अपनी सीमा है, और उसमें उतने सारे पात्र भी नहीं आ सकते हैं। अगर आएँगे तो वो कहानी भी नहीं बनेगी। तो इसलिए मतलब मुझे ये लगता है कि मेरे लिए उपन्यास ही एक ऐसी विधा है जो मुझे सपोर्ट करती है, या जो मेरी तमाम कहानियों को, तमाम समयों को, तमाम पात्रों को, उन सबको वो जगह उसके लिए बनाती है वो उपन्यास की विधा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो समय चल रहा है उसकी हम बात तो हम शायद नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये जैसे आपके उपन्यास हैं वो विदेशी भाषाओं में भी जी। अनुदित हुए हैं आपके। और जैसे मतलब कि तेजपाल मेंशन की बात करें या मान लीजिए कली कथा की बात करें, तो ये बताइए कि वहाँ के जब अनुदित होकर वहाँ के पाठक जब पढ़ते हैं, जैसे फ्रेंच का पढ़ें या और अन्य भाषाओं के, तो आपके सामने उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है?
मतलब वो हिंदुस्तान के उस समय को समझते हैं, या वो अपने को भी रिलेट कर पाते हैं अपने शहर, अपनी जगहों से? जी, मेरे लिए भी शुरुआत में ये बहुत ही आश्चर्य की सी बात थी कि जो किशोर बाबू कलकत्ते की सड़कों पर भटक रहे हैं और गाड़ी में नहीं बैठ रहे हैं और पैदल घूम रहे हैं और अपने इतिहास में जा रहे हैं और उन बातों को याद कर रहे हैं, उसकी एक इटालियन आदमी के लिए उसकी क्या रेलेवेंस है? उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि राजस्थान कहाँ है या कलकत्ता कहाँ है या क्यों माइग्रेशन हुआ होगा, उसकी क्या दिलचस्पी है उसमें? या इस व्यक्ति में क्या दिलचस्पी है जो इस तरह से भटक रहा है सड़क पर? लेकिन फिर बाद में मुझे जब मैं गई और कई बार मैंने लोगों को बात करते हुए सुना या उनके जो रिव्यूज़ वगैरह जो इटालियन में या जो फ्रेंच में जो रिव्यूज़ आए या जर्मन में जो आए, तो उनको मैंने जब पढ़ा तब मुझे ये समझ में आया कि कुछ एक यूनिवर्सल, कुछ एक सार्वभौमिक कुछ सच होते हैं और मनुष्य की जो संवेदना है वो शायद सब जगह अंततः एक जैसी है। इसलिए जैसे हम अगर रशियन उपन्यास पढ़ते हैं या अगर हम लैटिन अमेरिकन उपन्यास पढ़ते हैं, तो हालांकि कल्चरली वो हमसे अलग हैं या हम उनसे उनकी दुनिया में बहुत सारी ऐसी विचित्र बातें भी हो सकती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अजूबा सी हैं, लेकिन फिर भी मतलब हम कहीं ना कहीं उस संवेदना से रिलेट करते हैं। अगर ऐसा न हो तो हम कैसे उन पात्रों को अपने पात्र पात्र की तरह से देख सकते हैं? तो मुझे लगा कि शायद ऐसे बहुत सारे इटालियन किशोर बाबू भी होंगे जो इसी तरह अपने आदर्शों को भूल करके और फिर 50 साल तक अपनी एक अलग दुनिया, एक सफल दुनिया बनाने में लगे रहे होंगे और वो फिर वापस लौट करके उस जब आदर्श की दुनिया में आए होंगे तो इसी तरह भटके होंगे और इसी तरह उनके परिवारों ने उनको पागल समझा होगा। यानी कि वो किस तरह वो एक मतलब कि वो बिल्कुल एक इररेलेवेंट, एक ऑब्सोलीट पात्र व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी जिसकी कोई पूछ नहीं है, जिसके लिए कोई जगह नहीं बची, उन आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं बची। तो मुझे लगता है कि और ख़ास करके अब आप देखें तो तमाम दुनिया के आप इतिहास को अगर पढ़ें या आज जो हो रहा है दुनिया में, यानी कि कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ, यानी कि मैंने जो एक पॉलिटिकली जो हम देखते हैं जो अमेरिका में हो रहा है, जो ब्रिटेन में हो रहा है, जो इटली में हो रहा है, तो इटली में बर्लुस्कोनी जो थे प्राइम मिनिस्टर, उनके अगेंस्ट में इतनी बातें सब लोग करते थे, लेकिन हर बार देखते थे कि वही इलेक्शन में जीत जा रहे हैं। तो ये लगता है कि मतलब कि हर आदमी जो एक राजनीति के vis-a-vis जो एक अकेला खड़ा आदमी है और एक अकेला अपना वोट लिए जो खड़ा आदमी है, उसको ये पता रहता है कि मतलब कि अंततः उसकी कोई वॉइस नहीं है। ये वोट जो है वो एक छलावा है, क्योंकि ये बहुत सारे तमाम जो वोट इकट्ठे मिल कर के उसके वोट को काटने के लिए तैयार हैं और ये भी डेमोक्रेसी ही है उसी के नाम पर ही। तो अंततः उसकी उसकी बात कहाँ जाती है और वो किस कहाँ मतलब अपनी एक जगह, अपना एक मुकाम वो कहाँ खोज पाता है। तो मुझे लगता है कि आदर्श की बात करना एक बहुत ही इर्रेलेवेंट एक तरह का एक वो बिल्कुल एक हास्यास्पद सी बात हो जाती है। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे बहुत सारे फ्रेंच किशोर बाबू और बहुत सारे इटालियन किशोर बाबू और जर्मन किशोर बाबू ज़रूर हैं जो घूम रहे हैं, तभी ये सारे लोग उनसे रिलेट कर पा रहे हैं। और एक एडिनबरा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो हुआ था किस्सा। मैं पढ़ रही थी कलिकता वाया बाईपास के अंग्रेज़ी अनुवाद से और लोग बहुत हँस रहे थे। तो बाद में जो इनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अमित रॉय करके, तो वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि आप कौन-सा ऐसा चुटकुला सुना रही थी कि जो ऑडियंस है वो इतना हँस रहा था। तो मैंने कहा कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग क्यों इतना हँस रहे थे। मैं तो सिर्फ ये पढ़ रही थी कि किशोर बाबू का परिवार किस तरह नॉर्थ कैलकाटा से साउथ कलकत्ता में चला आया था और अब कभी कोई अगर पूछता कि आप पहले कहाँ रहते थे, तो वो कहता है कि समवेयर इन द नॉर्थ, माने कि वो उसके बारे में बताना भी नहीं चाहता है कि वो बड़ा बाजार के कचरे से भिन बनाते इलाके का बाशिंदा था। तो वो अमित रॉय बहुत हंसे और उन्होंने कहा कि एडिनबरा की भी यही इतिहास है। माने बॉम्बे के वालों को तो आप जानते ही होंगे, जो साउथ बॉम्बे वाले हैं उन्होंने अपने लिए सोबो एक टर्म बना रखा है कि वो साउथ बॉम्बे वाले हैं, शायद दिल्ली भी इसी तरह ही है। तो मतलब कि ये जो मतलब जो एक शहर में भी मतलब आप कहाँ रहते हैं, आपका जो एड्रेस है, आपका जो पता ठिकाना है, वो भी कहीं मतलब आपकी एक आइडेंटिटी है। तो ये इसलिए वो लोग हँस रहे थे। तो मतलब कि इसलिए आप देखिए कि माने किस तरह माने जो एक चेतना है मनुष्य की, संवेदना है या मनुष्य की जो एक फीलिंग्स हैं, जो उसका मतलब उसका जो उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं, उसकी विद्रूपताएँ हैं, वो किस तरह सम्मान होती हैं।
अक्रॉस माने सिविलाइजेशंस या अक्रॉस कंट्रीज भाषाएं वगैरह वगैरह। अच्छा, एक बात बताइए कि लेखन के को लेकर के आप हिंदी साहित्य के किस परंपरा से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? देखिए बात ऐसी है कि मतलब कि ऐसे तो मैं अपने को सभी परंपराओं से जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ, चाहे वो प्रेमचंद की परंपरा हो या अज्ञेय की परंपरा हो, निर्मल वर्मा की परंपरा हो, विनोद कुमार शुक्ल की, रघुवीर सहाय की परंपरा हो। तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं कि कोई ऐसा लिख रही हूँ जो मैंने कहीं से कुछ कुछ पढ़ा हुआ, माने हमारा जो एक अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस होता है, और जब हम पढ़ते हैं और बहुत सारा जो हम जीवन जीते हैं, इवन अखबार जो पढ़ते हैं, जो घटनाएं हम पढ़ते रहते हैं, जो फिल्में हम देखते हैं, तो ये सब कुछ तो हमारी चेतना का एक हिस्सा होती हैं। और उस तरह हम बहुत सारा बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर उतरता रहता है और जिसको हम जज करते रहते हैं, और हमारे लेखन में भी वो किसी न किसी रूप में अनजाने या जाने अनजाने चला आता है। तो मुझे लगता है कि मैं वो सारी परंपराओं में अपने को देख सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसी कोई परंपरा का नाम तो नहीं ले सकती हूँ कि मैं कहूँ कि मतलब कि मैं अपने को इस परंपरा के अंदर मानती हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उपन्यासों को लेकर के तो आपने अपेक्षाकृत ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं जनरली महिला उपन्यासकारों में कम देखता हूँ कि इतना उपन्यास लिखा गया उनके द्वारा। जी पता नहीं, मुझे तो एक बार मीनाक्षी मुखर्जी हमारे घर पे हमारा इंटरव्यू लेने आई थी, तो उन्होंने कहा कि आपने काफ़ी कुछ लिखा इतने सालों में। तो मैंने कहा कि आप 10 मिनट रुकिए, तो मैं कुछ लोगों को बुला लेती हूँ अपने घर वालों को। लोग कहते हैं कि तुम कुछ करती ही नहीं हो, करती क्या रहती, ना तो लिखती हुई दिखाई देती हो, ना कुछ करती पढ़ती हुई दिखाई देती हो, तो करती कब क्या करती हो। तो सबको मैं अपनी बेटी को कई बार कहती हूँ कि आई एम हाइबरनेटिंग, तो कहती तुम तो हमेशा, भालू भी 6 महीने हाइबरनेट करता है फिर निकल आता है वो बर्फ से, तुमको तो देखते तुम तो साल साल भर खाली बैठी रहती हो, कुछ ना करती हो ना कुछ लिखती हो। तो इसलिए पता नहीं, मुझे लगता है कि मतलब मैं तो और भी लिख सकती थी शायद। अच्छा, आज जो लिखा जा रहा है, चाहे कहानियों को ले चाहे उपन्यासों को ले, तो वो चाहे महिला लेखक हो चाहे पुरुष लेखक हो, इन सबको तो आज जो रचा जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से बहुत ही संभावनापूर्ण है जो लिखा जा रहा है चारों तरफ, और बहुत हिंदी को बहुत समृद्ध कर रहा है हर तरह से। मैं तो फेसबुक पर बहुत सारे कवियों को पढ़ती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इधर में मैंने अंबर पांडे नाम के एक नए लेखक को से मेरा परिचय हुआ, यही समालोचन में उनकी कोई कहानी छपी थी। फिर बाद में मैंने उनकी और भी कहानियाँ पढ़ी और उनसे बातचीत भी हुई मेरी, तो मुझे बहुत ही वो कहानी अद्भुत लगी थी। कास्ट आयरन की इमारत उसका नाम था। इसी तरह अभी एक कहानी फिर समालोचन में ही छपी थी किसी की, अभिनव यादव, तो उनसे उनकी भी कहानी बिजली का स्वाद। तो मुझे लगता है कि मतलब ये सारे लोग मतलब 30 के आसपास के लोग हैं, 30 से 35 वर्ष के, और सबकी शायद ये शुरुआती दौर की कहानियाँ हैं। अभिनव यादव की तो निश्चित तौर पर पहली कहानी छपी हुई है, और अंबर पांडे की कई कहानियाँ छपी हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत और बहुत ही संभावनापूर्ण है, और बहुत मतलब एक तरह का उसमें जो एक जगत है इन कहानियों का, वो इतना माने एक रंग बिरंगी तरह तरह के माने उसमें मोड़ और तरह तरह की उसमें झलकें हैं, इतिहास की, वर्तमान की, राजनीति की, समाज की, यानी कि जो एक तरह का जो एक गुथा हुआ लेखन है जिसमें कि आप कुछ अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें बहुत कुछ चला आता है। हर शब्द मतलब एक हर वाक्य जो है वो कहीं ना कहीं लोडेड है, यानी कि आप उसमें से बहुत कुछ आप निकाल सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जो लिखा जा रहा है वो बहुत ही संभावनापूर्ण है, बहुत अच्छा है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि और ज़्यादा पढ़ पाऊँ, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाती। लेकिन
बहुत सारे जो आलोचक हैं और जो बुद्धिजीवी हैं वो कहते हैं कि कहानियों में जो है वो कहानीपन कम होता जा रहा है, जी, मतलब मेरा किस्सा ख्याल गोई ऐसा कम है होती कि जा रही है। जी जी, मतलब कई लोगों ने जैसे कलिकथा बाया बाईपास में हमारी एक परिचित महिला थी जो बहुत पढ़ती थी किताबें, तो उन्होंने पढ़ के कहा, "ये क्या लिखा है तुमने? मतलब कुछ समझ का कोई सिर-पैर ही नहीं समझ में आता है।" तो देखिए बात ये ना कि जैसे जो समय के साथ में माने एक लेखक की भी जो यात्रा है या जो समय के साथ जो हमारी यात्रा हुई है, तो जो समय इतना ये कॉम्प्लेक्स समय है, तो शायद जो पाठक है उसकी उसकी भी एक यात्रा अपेक्षित है कि वो उस कहानी को सिर्फ उसके पुराने मापदंडों से न देखे, बल्कि जो एक उसका जो कहानीपन है वो एक नए रूप में जो किस्सा कोई है उसको भी वो देख सके। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक यात्रा पाठक को भी करनी होगी और मेरे ख्याल से बहुत सारे पाठकों ने ऐसी यात्रा कर ली है। तो नहीं हम लेकिन जी क्या कुछ कह रही थी बताइए। हाँ। नहीं, जो आप कह रहे थे ना कि कहानीपन नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो कहानीपन है, लेकिन एक बदला हुआ कहानीपन है। अगर हम उसको पुराने मापदंडों के अगर 50 साल पहले जो कहानियाँ लिखी गईं, वैसे हालाँकि अभी मैं अशोक सेकसरिया जो हमारे गुरु थे, उनकी लेखकी नामक पुस्तक है, उसकी कहानियाँ पढ़ रही थी। तो मुझे लगता है कि जो ये साठोत्तरी कहानियाँ थी, वो भी मतलब बिल्कुल एक आज की मॉडर्न सेंसिबिलिटी की कहानियाँ हैं। ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई पुराने समय की कहानियाँ हैं। तो देखिए मतलब कि ये एक कहानी के अंदर में भी तो एक आंदोलन हमेशा चलता रहा है ना, नई तरह से बातों को कहने का। तो मेरा ख्याल है कि वो एक अगर उस पाठक ने अगर एक पुरानी वाली अपेक्षा बहुत लगा रखी है, तो शायद वो उस कहानीपन के नए रूप को नहीं पकड़ पाएगा। तब दिक्कतें हो सकती हैं। वैसे आम तौर पर मैं तो ऐसी कोशिश ज़रूर मेरे दिमाग में रहती है कहीं न कहीं एट द बैक ऑफ माय माइंड कि माने ऐसा कुछ ना लिखा जाए जो किसी की समझ में ना आए। यानी कि जो एक कहानी के किस्सा गोई के रेले में उसको कुछ बातें हम नई तरह से भी बता दें, पर किस्सा गोई का दामन न छूटे ये तो लगता है कि होना चाहिए। अभी नहीं ये मैंने तो एक आपने कहानी पढ़ी जी। हाँ, कहानी कोई बता रही पढ़ी है आपने। एक कहानी मैंने अभी पढ़ी, क्या नाम था उनका? अनुकृति उपाध्याय की। क्या नाम था कहानी का? गिरगिट नहीं, पीपल का पेड़। कहानी का नाम नहीं याद आ रहा है। अनुकृति उपाध्याय की एक कहानी थी। वो इतनी अजीबोगरीब कहानी, उसमें बहुत सारे साइंस के फैक्ट्स चले आते हैं। तो मुझे किसी ने भेजी कि देखो ये क्या कहानी है, क्या मतलब ये कहती है। तो मुझे तो लगा कि बहुत ही मज़ेदार कहानी है कि मतलब वो आपको इतनी सारी बातें बताती है कि चमगादड़ के बारे में, उसमें पीपल का पेड़ है और चमगादड़ है। तो मैं उनसे मेरा कोई परिचय वैसे नहीं है, एक लेखक के तौर पे भी मैंने ये पहली कहानी पढ़ी, तो मुझे बड़ी अद्भुत लगी वो कहानी कि वो अपने कहानीपन में वो आपको बहुत सारी बातें उसके साथ में आपको बता देती है। अब कई बार कई लोगों को लग सकता है कि इतना चमगादड़ों के बारे में हमको जानने में क्या इंटरेस्ट है, पर हो सकता है कि मुझे इंटरेस्ट है, तो इसलिए भी मुझे अच्छी लगी। नहीं लेकिन ये बात बिल्कुल आपने सही कही थी कि जैसे मान लीजिए कि कहानी हो, कहानी में कहानीपन हो, कविता में काव्य ना हो, मतलब कविता में उसका भाव ना हो, कविता काव्य का भाव ना जी हो। तो जैसे मान लीजिए कि किसी पाठक ने, जो पढ़ने लिखने वाला वो जैसे मान लीजिए कि किसी लेखक के नाम से उसने किताब कोई ले ली और उसने वो पढ़ने बैठ गया जी और 25-30 पेज पढ़ने के बाद उसको ये लगे कि अरे यार ये तो मतलब अगर वो रचना बांध नहीं पा रही है पाठक को जी जी तो वो एक तरह से लेखक की कमी हो गई है ना। जी देखिए, अब जैसे मेरा पिछला उपन्यास जो था, एक सच्ची झूठी गाथा, तो कई लोगों ने वो 2 पात्रों के बीच में एक इंटरनेट की बातचीत के मार्फ़त चलता है, वो लोग सब तरह की बातें करते हैं। पुरुष और स्त्री के बीच में जी मतलब बात। जैसे हाँ। जी, जी हाँ, और वो किताबों के बारे में भी बातें करते हैं, प्रेम के बारे में, रिश्तों के बारे में, दूसरी और किताबों के बारे में इवन जो एकेडमिक विषय हैं उनके बारे में। तो ऐसा हुआ कि मतलब कि कई लोगों ने कहा कि मतलब कि वो आगे पढ़ी नहीं जाती, बहुत बौद्धिकता है उसमें या बहुत बोझिल हो जाती है। कई लोगों ने कहा कि बहुत पढ़ी जाती है, तो मतलब एक मिक्स्ड रिएक्शन आपको मिलता है। तो मुझे भी लगता है कि लेखक को भी एक हमेशा ये खतरा तो उठाना ही पड़ता है क्योंकि वो अगर उसके दिमाग में एक इस तरह से एक कहानी बनती है और आती है
तो वो ये हमेशा ये खतरा उठाता है कि वो कहानी उसी जिस तरह से उसको वो कहानी लग रही है, उसी तरह वो दूसरों अपने समान धर्मा पाठकों तक तो एटलीस्ट वो उसको पहुंचा सके। लेकिन ये खतरा तो हमेशा रहता है जब आप किसी नई तरह की विधा या नई तरह की तरह से आप अपनी बातचीत रखें। अच्छा, ये जैसे हालांकि आपने वो कुलभूषण का नाम दर्ज हुई है तो आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत बता ही दिया है। तो जी। जैसे ये कुलभूषण के बारे में क्योंकि ये बांग्लादेश की कहानी है, आपने बताया था बांग्लादेश, तो ये 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 प्लॉट आपके दिमाग में कैसे, मतलब अखबारों से पढ़ के आया, कैसे आया, मतलब या किसी ने आपको नहीं, कोई किस्सा? नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो वहाँ के हैं। मतलब अभी तक लोग मज़ाक में कहते हैं कि अरे ये तो बांग्लादेशी हैं, मतलब ऐसा मज़ाक कर लेते हैं उनके लिए। तो लोग जानते हैं, जैसे कलकत्ते में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बर्मा से आए हुए हैं, तो वो रंगून वाले कहलाते हैं। आज भी लोग उनको रंगून वाले कहते हैं। तो ये देखिए कि मतलब कि हालाँकि अब इस बात को 50 साल, 60-70 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो एक पहचान, वो आइडेंटिटी, क्योंकि वो लोग अभी ज़िंदा हैं और अभी भी शहरों में घूम रहे हैं या मिल रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो वो एक बना रहता है। और कुलभूषण जैसे जो पात्र हैं, तो जो 71 के आसपास भी जो लोग आए, तो 50 साल तो अभी होंगे अगले साल इसको। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो जिंदा पात्र हैं, वो मतलब कोई किताबों के पढ़े हुए पात्र नहीं हैं। और प्राय मेरे जो पात्र होते हैं जहाँ से कहानी शुरू होती है, वो दरअसल वो एक जिंदा लोग होते हैं, लेकिन फिर उनमें और बहुत सारे लोग घुल मिल जाते हैं और वो कोई एक पात्र नहीं रह जाता है, लेकिन हमेशा वो अक्सर वो जिंदा पात्र होते हैं। अच्छा, अरविंद जी, काफी समय हो गया हाँ, है। एक आखिरी आखिरी सवाल, उस सवाल से विदा जी, लेंगे आपसे। मैं समझ सकता जी, हूँ कि वो देर भी हो गई है। जी। ये बताइए कि जो वेनिस में आपने कुछ पढ़ाया है, मतलब अध्यापन वगैरह किया है, वो क्या है एक्चुअली, मतलब वो किस विषय पर आपने पढ़ाया? जी, एक तो मुझे बांग्ला पढ़ानी थी। उन लोग वो हिंदी के छात्र थे, उनको हिंदी आती थी पहले से। तो हिंदी के मार्फत आप एक दूसरी भाषा भी, बांग्ला भाषा सिखाना बहुत कठिन नहीं होता है, मतलब एक उसकी एक टेक्निकलिटी होती है। तो मैंने उन लोग को एलिमेंट्री बांग्ला पढ़ाई और एक हिंदी और बांग्ला साहित्य का जो संबंध है वो पढ़ाया। तो उसमें मुख्य जो बात थी वो ये थी, जो मतलब मैंने जो अपना जो एंगल रखा, कि रविंद्रनाथ के ऊपर में कबीर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इस पर काफ़ी कुछ लिखा है, क्षिति मोहन सेन ने लिखा है कि रविंद्रनाथ के ऊपर में किस तरह कबीर का बहुत प्रभाव पड़ा। और रविंद्रनाथ का निराला पर जिस तरह का प्रभाव आप देखते हैं कि मैंने कई कविताएं तो ऐसा माना गया कि वो भावानुवाद ही हैं एक तरह से, बिल्कुल वही कविता लिख दी निराला ने। तो ये जो माने जो हमारे जो छायावादी कवि थे, उनके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत बड़ा प्रभाव हम देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से मैंने ये लिंक उनको पढ़ाया कि मैंने किस तरह हिंदी और बांग्ला का एक बहुत ही इसके अलावा तो बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रभाव हैं वो तो हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से मैंने उनको ये पढ़ाया। और वो काफ़ी मतलब लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प था, क्योंकि रविंद्रनाथ से सब परिचित हैं और कबीर से भी वो छात्र काफ़ी परिचित थे और छायावादी काव्य से भी। तो ये लिंक मैंने उनको पढ़ा। रघुवीर साय पर आपने पीएचडी किया, तो जरा हमारे पाठकों को, यंग पाठकों को बता दिए जिन्होंने रघुवीर साय को पढ़ा नहीं होगा ठीक से, तो जी। उनको पढ़ते समय, उनको उनके बारे में काफी रिसर्च करते समय आपको किन किन उनके पहलुओं ने आपको बहुत प्रभावित किया? देखिए और ऐसा है कि ये आखिरी सवाल है। कि हमारे जी, हमारे जो गुरु थे अशोक सेकसरिया, वो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे और उनके घर पर तमाम ऐसे लेखक, पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता सब लोग काफ़ी आते थे, जो मतलब तरह-तरह के आंदोलनों से जुड़े हुए थे। तो रघुवीर सहाय पर पीएचडी करने का सुझाव भी मुझे अशोक जी ने दिया था, क्योंकि मेरा रघुवीर सहाय से तब तक ऐसा कोई परिचय नहीं था। और जब मैंने उनकी कविताएं पढ़नी शुरू की, तो मैंने शुरू में ही मैं उन कविताओं की जो एक सामाजिक राजनीतिक चेतना है, माने जो एक ऐसी जीवंत चेतना है जो मतलब एक अलग तरह की भाषा में जो आपने कभी नहीं पढ़ी हो, एक ऐसी अलग तरह की एक बिल्कुल सहज भाषा में आपके सामने मतलब एक ऐसी स्थितियों को ले आती है जहाँ वो, जैसे अब आपकी हंसी कविता है, तो निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, चारों तरफ बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे,
तो ये मतलब इतने सहज रूप से मतलब ये जो हँस रहा है आदमी कि यानी कि जो कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है फिर भी वो उस बुरेपन का का ज़िक्र करते हुए हँसता है। तो ये कौन-सी हँसी है? तो ये मतलब कि ये इस तरह से बड़े एक सूक्ष्म रूप में वो जो कविता है, वो आपके सामने एक हिंदुस्तान की जो आज़ादी के बाद की जो रियलिटी है, उसको जिस तरह से वो खोलती है, तो मेरा ख़्याल है कि मतलब कि उसने मुझे मेरे मानस को भी बहुत कुछ तैयार किया जो मैं आगे लिखने वाली थी, उसके लिए भी और मेरी एक समझ बनाई कि किस तरह एक जो सूक्ष्म रूप से जो जो कविता पढ़ने में बिल्कुल एक स्लोगन जैसी भी लग सकती है आपको एक टोटली पॉलिटिकल कविता लग सकती है जिसमें आपको कुछ ऐसा न लगे कि मतलब कि इसमें कविता ही क्या है लेकिन वो कविता किस तरह से मतलब आपके अंदर उतर के और आपको एक यथार्थ से रूबरू करती है तो मेरा ख्याल है कि इसलिए मैंने रघुवीर जी को मैंने पढ़ना मेरे लिए एक बहुत ही एक तरह की मेरी यात्रा में मेरे मददगार हुआ। चलिए बढ़िया है, आपने आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और तमाम बीच में व्यवधान उत्पन्न होता रहा फिर भी और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मेरे दोस्तों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अभी हाल में ही आपका आपका जन्मदिन मनाया गया, मैं आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बहुत कह बहुत देता हूँ शुक्रिया। आपको। और आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत नमस्कार। धन्यवाद, एक मौका मिला मुझे भी अपनी बातें कहने का, बहुत धन्यवाद।